गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ और जिसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। डेफिनेटली एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं इसको कवर करता हूँ ताकि आप अच्छे से कंप्रेंड कर सकें। कंप्रेंड करना मतलब होता है अर्थ निकाल सकें, सो दैट यू कैन लाइक रेप्लिकेट, कॉपी कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ से सीखने के बाद। तो इसमें बात की गई है, शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ओपिनियन पेज पे है द हिंदू के, और इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको डेली सुबह 5 से 6 के बीच में मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात की गई है, शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ओपिनियन है इनका। जस्टिस गोविंद माथुर हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। या संजय घोष है, सीनियर एडवोकेट ऑफ दिल्ली बेस्ड, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के में प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शुड इंडिया हैव, क्या इंडिया को रखना चाहिए रीजनल बेंचेस। रीजनल मतलब लोकल, अकॉर्डिंग टू द एरिया, सेप्सियल भी बोलते हैं। तो रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया इन्होंने। तो उन्होंने अपनी फेवर में और अगेंस्ट में और कुछ वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, उसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सकें। यहाँ पे बात की गई, कोर्ट भी देख लेते हैं। इंडिया शुड इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, ए सिस्टम ऑफ कंप्राइजिंग ए सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ कैसेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील जहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अलग अलग कोर्ट होना चाहिए। द अपीलेट कोर्ट, जहाँ पे अपील डलती है लोअर कोर्ट से जाके ऊपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, शुड हियर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। जो अपील होके जो संविधान के इंटरप्रिटेशन के जहाँ पे वो जो हैं केस होंगे वही सुने जाएंगे। वाइल कैसेशन कोर्ट्स एडजुडिकेट क्या होता है, फैसला करना अपॉन अपील्स राइजिंग आउट ऑफ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो कैसेशन केस जो हैं वो नॉन जुडिशियल मैटर पे बात करेंगे, नॉन संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के ऊपर, संविधान के मान लो आर्टिकल 14 का इंटरप्रिटेशन करना है, उसका अर्थ बताना है, तो वो अलग से होंगे। और जो बिना ऐसे मैटर है जिनका इनसे लिंक नहीं है, बस किसी के बीच में डिस्प्यूट है या कुछ कोई मतलब आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जाता है, तो उन पे अलग होगा। तो ये इन्होंने संजय घोष ने रिकमेंड किया था, इन्होंने ये कोट दिया संजय घोष ने। आगे हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। और आज बहुत सारे न्यूज़ मतलब आर्टिकल अच्छे आए हैं, जैसे कंडीशन ऑफ द अग्निवीर दैट मेरिट्स अटेंशन, और ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे। इन ए टफ वर्ल्ड द बीकन ऑफ यूके इंडिया स्ट्रेंथिंग टाइज। तो सबको कवर करना तो टिपिकल चीज़ है, बट एक को हम अच्छे से कर लेंगे तो वो आपके प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही पैनासिया साबित हो सकता है। पैनासिया का मतलब होता है रामबाण, बट यू हैव टू डू सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस। तो यहाँ पे बात की गई आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रीजनल बेंचेस। रीजनल बेंचेस के मैंने पॉइंट निकाल के रख दिए हैं कि क्या बेनिफिट हैं। इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस, ये क्या कर देगा, एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस होता है सबकी पहुंच हो जाएगी, सबकी पहुंच हो जाएगी फॉर पीपल लिविंग इन फार फ्रॉम दिल्ली। जो दिल्ली से दूर रहते हैं, मान लो साउथ इंडिया में रहता है कोई, तमिलनाडु में रहता है, तो वहाँ पे उसको वहाँ पे जाने के लिए टिपिकल होता है एक्सेस नहीं होता है। वो ईजियर फॉर दी लिटिगेंट्स जो याचिका डालते हैं, लिटिगेंट्स जो याचिका डालने वाले, जो पिटीशन फाइल करते हैं। इसमें दो चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूँगा। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका। दूसरा क्या होता है, जो है पिटीशन भी बोलते हैं, दया याचना करते हैं जो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकस स्टैंडाई का कंसेप्ट नहीं होता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है स्टेक होल्डर है या नहीं है, मतलब आपको इससे क्या फ़ायदा है, वो लोकस स्टैंडाई बोलते हैं। तो इसमें लोकल स्टैंडाई, PIL से लोकस स्टैंडाई का कोई कंसेप्ट नहीं रहता। इसने डाइल्यूट किया था इस मैटर को, लोकस स्टैंडाई वाले को, मतलब जिसका कोई मैटर भी नहीं है वो भी फाइल डाल सकता है। आपको पता होगा ये केस, मतलब पंडित जो भगवती जो है, चीफ जस्टिस भगवती, उनके नाम पे बहुत ही मतलब ये दिया जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है कि उन्होंने इस PIL का कंसेप्ट लेके आए थे 1979 के आसपास। और जो आपको इसके पीछे कपिला हिंगोरानी जो थी, वकील थी इस चीज़ के पीछे लाने के लिए, और हुसैनारा खातून वगैरह जो बिहार में 17 जो हैं जेल में पड़े हुए थे, और उनका केस बहुत दिनों से ट्रायल में पेंडिंग था। तो ये केस था, वो आप याद रखिए। ईजियर फॉर लिटिगेंट्स, तो ये कहते हैं लिटिगेंट्स जो याचिका डालने वाले लिटिगेंट्स के लिए ईजियर हो जाएगा। मान लो साउथ इंडिया से रह रहा है तो वो ईजी से पिटीशन फाइल कर सकता है। अगर लोकल बेंचेस का मतलब है रीजनल, लोकल एरिया में, मान लो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अभी ये अकेला है, तो इसके कुछ बेंच एस्टेब्लिश कर दिए जाए साउथ इंडिया में कहीं कहीं पे, इसलिए। लायर्स टू अटेंड हियरिंग,
तो लायर भी हियरिंग्स को अटेंड कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी जो हैं उनके पास ऑक्यूपाई रहते हैं, बहुत सारे केस रहते हैं, वो सुन नहीं पाते या अटेंड नहीं कर पाते। हियरिंग्स को वो सुन सकते हैं, सुनवाई को अपने वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, रिड्यूस द जियोग्राफिकल बायस। बायसनेस मतलब क्या, बायस क्या होता है, एक तरफा झुकाव होना। मान लो कोई भी अनबायस्ड डिसीजन नहीं देना, बायस करके डिसीजन दे देना, मतलब एक तरफा किसी भी, मान लो दो पार्टी है, एक की तरफ झुक जाए। तो इन केसेस जैसे विच करंटली अराइज मोर फ्रॉम हाई कोर्ट्स नियर दिल्ली। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले केस मोस्टली चंडीगढ़ हाई कोर्ट्स या जो नज़दीक के हाई कोर्ट्स हैं उनसे ही जाते हैं। तो जैसे तमिलनाडु हाई कोर्ट से बहुत कम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कह रहे हैं कि ये बायसनेस खत्म हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, ये फेवर में पॉइंट है, अलाउ द दिल्ली बेंच। दिल्ली बेंच क्या है, मतलब जिसमें 3-4 जज बैठते हैं। एक तो डिवीजन बेंच होता है, इसमें 2 जज होते हैं, फिर आगे मतलब 5 जज बेंच है या 3 जज बेंच है या 7 जज बेंच है। हमेशा ओड में इसलिए रखते हैं कि मान लो 3 फेवर में 4 अपोजिट में हो जाएंगे, तो तभी वर्डिक्ट आ सकता है। अगर बराबर होगा, इक्वल होगा, तो टिपिकल हो जाएगा जजमेंट देने के लिए या जो उनका प्रोनाउंसमेंट करने के लिए, अपनी फैसला सुनाने के लिए। दिल्ली बेंच टू फोकस मोर और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। जो दिल्ली में बेंच बैठता है वो संविधान को इंटरप्रेट करने में अपना डिवोट कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं। विद मोर जजेस, ज़्यादा जजेस एंड लॉयर्स, तो जजेस और लॉयर ज़्यादा उधर काम कर सकते हैं, तभी उनको टाइम मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही मतलब पिवोटल रोल है इसका। प्रोवाइड करते हैं ये, जैसे आपको पता है जो 1973 में केशवानंद भारती केस का जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक सिस्टम आया था, तो उससे पता चला था। सेम ऐसे ही बहुत सारे इंटरप्रेट हुआ है कि 1976 में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे चेंज कर दिए थे। तो उसके बाद बहुत सारे इंटरप्रेट करने के बाद आपको पता, जस्टिस बेग थे उस टाइम पे, उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए थे कि बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह का या फिर कुछ और भी अमेंडमेंट थे, उनको डिस्कार्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस ऐसे भी आए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे ये करते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर देते हैं लायर्स को अक्रॉस इंडिया इंस्टेड ऑफ जस्ट दिल्ली। दिल्ली के लायर को बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इंस्टेड होता है की बजाय। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ या कोई फंक्शन में अटेंड करते हैं, तो आप बोलते हैं ना इंस्टेड ऑफ माई फादर आई कम हेयर, मैं आया हूँ। तो सेम ऐसे ही कि भाई इंस्टेड की बजाय ये जो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी। अब दिल्ली के आसपास के वकीलों को मौका मिल रहा है, बट दूर को मौका भी मिलेगा। डेमोक्रेटाइज कर देगा, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, डेमोक्रेटाइज कर देगा। डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र, मतलब आदमियों को इक्वलिटी के बारे में, इक्विटी के बारे में बात होगी। तो डाइवर्सिफाई कर देगा, विभिन्न तरह के सुप्रीम कोर्ट बार, जो बार काउंसिल होती है उसका अलग अलग डाइवर्सिफाई हो जाएगा, साउथ में भी बन जाएगा। हेल्प करेगा ये क्लियर दी बैकलॉग ऑफ केसेस। जो बैकलॉग पेंडिंग केस पड़े हैं तो उनको बैकलॉग को क्लियर करने में हेल्प करेगा। बाय इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ जजेस हियरिंग केसेस आर्ग्यूमेंट्स। तो ये कह रहे हैं, तो जो भी जजेस ज़्यादा हो जाएंगे उससे ऑटोमेटिकली बैकलॉग जो पेंडिंग है केस वो जल्दी से सुने जाएंगे। आपको पता है इंडिया का सिस्टम है कि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड, मतलब जितना डिलेड हो जाता है जस्टिस की वो डिनाइड के बराबर हो जाता है। इसके मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। आपको पता होगा नाम्बी नारायण, अपने जो इसरो के साइंटिस्ट थे, उनका आपको पता है कि वो बहुत ही मतलब एक केस में, एस्पियोनाज के केस में फंस गए थे। एस्पियोनाज मतलब जासूसी का केस में फंस गए थे वो। नाम्बी नारायण के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही मतलब एक अपने फील्ड के मास्टर थे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, जो कि मतलब ज़्यादा हीट न पहुँचे कोई भी इसी इंजन में, तो उसमें बात कर रहे थे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से मान लो कल्पना चावला का भी प्लेन क्रैश हुआ था। वो है सिस्टम कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उससे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मतलब कम टेम्परेचर पे अच्छा एफिशिएंसी हो फ्यूल की, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। तो नाम्बी नारायण के ऊपर दोष लगा था कि उन्होंने मतलब एक मालदीव्स की 2 लेडीज़ हैं, उनसे कुछ जासूसी के फोटोग्राफ वीडियो के तौर पर केरला गवर्नमेंट ने उनको कैद कर लिया था। उसके बाद ये सीबीआई को केस चला गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2018 में, ये 1992 का केस है, 1992 का केस है ये, और अब 2018 में फैसला मिला था, उनको 50 लाख रुपये कंपनसेशन मिला था। पर देश को कितना लॉस हुआ, क्योंकि वो बाद में निर्दोष बताए गए, और देश को बहुत लॉस होगा, क्योंकि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं तो 1992 में हमारे पास होती, वो काम कर रहे थे उस पर। और उनके जो साथी थे चंद्रशेखर वर्डिक्ट आने से एक दिन पहले अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो ये जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड बोलते हैं। जैसे हम केस देखते हैं, कल का केस भी ऐसे ही है, सुप्रीम कोर्ट से केस हुआ है, सेलेना जोन्स का केस है। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, सेलेना जोन्स का केस है। अब वो 1988 की मतलब वो बैट्स की जो मिलिट्री नर्स सर्विस होती है, जो MNS बोलते हैं, मिलिट्री नर्स सर्विस की ऑफिसर थी, उनको रिटायर्ड दे दिया था कंपलसरी, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी। पहले एक वहाँ पे रूल था कि 4 साल से पहले शादी नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने शादी कर ली, तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट में कल उनको 60 लाख रुपए कंपनसेशन मिला। तो देखो अब 2024 में उनको मिला कंपनसेशन, 1988 की वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें हैं अपने
जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड बोलते हैं। जैसे शिबू सोरेन बहुत सारे मतलब केस में फंसे हुए थे, जो झारखंड के सीएम हैं, और फिर भी वो उस टाइम पे सीएम बनते रहे। उन्होंने एक पूरी फैमिली का ऐसे ही कुछ हो गया था, उनको पूरा खत्म कर दिया गया था, तो फिर भी वो सीएम बनते रहे। और इस चीज़ को मैं ज़्यादा अपने सब्सटेंशिएट करने के लिए जो अपने आंसर को ये लिख सकता हूँ कि भाई टोटल पेंडिंग केस ऑफ नवंबर 2022 में 72,000 प्लस हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस पेंडिंग है, 72,000 प्लस केस थे 2022 में नवंबर 2। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो लगभग 60 लाख मतलब 60 लाख के केस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट की बात करेंगे तो लगभग मतलब 3.84 करोड़, मतलब लगभग आप लगा सकते हैं 4 करोड़ के प्लस केस पेंडिंग थे 2022 में। 4 करोड़ यहाँ पे, 60 लाख यहाँ पे और 72,000 सुप्रीम कोर्ट में। तो टोटल अगर हिसाब लगाएं तो 4.3 करोड़ केस पेंडिंग है, इतने केस पेंडिंग है। और आपको पता है इनमेट्स जेलों में सड़ते रहते हैं। इनमेट्स होता है कैदी, इनमेट बोलते हैं, तो आप ये इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनमेट कैदी। आगे चलते हैं। फिर जैसे हम बात करते हैं अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, ये क्या कर सकता है, कुड लीड। देखो कुड का मैं यहाँ इंग्लिश पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा। जैसे बोलते हैं ना कि ये हो सकता है, संभावना कम होती है, बट फ्यूचर प्रिडिक्शन कुड को, वैसे कुड का पास्ट टेंस, कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड। बट कुड के बहुत सारे वर्सेटाइल यूज हैं, अलग अलग तरह के यूज हैं। जैसे अगर मैं पास्ट का एग्जाम्पल दूँ, आई कुड नॉट कम येस्टरडे ड्यू टू माई इलनेस, तो मैं कल आ नहीं सका क्योंकि मैं बीमार था। बट कुड का फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ कुड लीड टू। आपने बहुत बार देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं यू कुड विन ए कार, आप कार जीत सकते हैं फ्यूचर में। तो जो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे आया कुड लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब विवादपूर्ण जजमेंट आ सकते हैं, मतलब एक दूसरे से झगड़ा हो जाएगा, विवादपूर्ण जजमेंट आ जाएंगे, अलग अलग तरह के जजमेंट आ सकते हैं, फैसले आ सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या होता है, जैसे पहले का कोई बेंचमार्क सेट है, तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई वर्डिक्ट दिया, प्रेसिडेंट्स पे काम करता है अपना जुडिशरी सिस्टम, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है यहाँ पे। जैसे यूएसए में तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कोर्ट्स हैं, बट यहाँ पे कंबाइन कोर्ट है। तो प्रेसिडेंट मतलब पहले का सेट हो जाएगा, अलग अलग फैसले आ जाएंगे, अलग अलग तरह के प्रेसिडेंट सेट हो जाएंगे। इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन इन दी जुडिशियल सिस्टम में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मान लो चेन्नई वाला कोर्ट अलग डिसीजन देगा, वो अलग प्रेसिडेंट को फॉलो करेगा और ये अलग प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे। तो इससे क्या, प्रेसिडेंट्स फॉलो करने से अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, अलग अलग तरह के केस आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज है वो डाउन हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्वालिटी ऑफ जजेस में डिफर। क्वालिटी ऑफ जजेस की डिफरेंट हो सकती है अक्रॉस बेंचेस, अलग अलग बेंच में अलग अलग तरह के होंगे, लीडिंग टू फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन शॉपिंग बाय लिटिगेंट्स याचिका डालने वाले खरीद लेंगे। ऐसी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की, उनको खरीद सकते हैं। जैसे कैसे एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्या होता है, मान लो बेंगलोर में कोई बना दिया, बेंच बना दिया, और इधर दिल्ली में बना दिया। कोई थोड़े दिन बाद एक क्या होता है, इमेज सेट हो जाती है सोसाइटी में कि वहाँ के जो जजेज हैं लीनियंट हैं, और वो फेवर करते हैं कॉर्पोरेट वालों को, जो कॉर्पोरेशन में व्यवसाय में काम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो दिल्ली की तरफ ना आके मान लो बेंगलोर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे अपनी लिटिगेशन डालेंगे ताकि उनको फेवर मिल सके। और या कोई फिर वो मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी का बिहेवियर, किसी कोर्ट के जजेस को वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, पैसे डाल के अपने फायदे में फैसला ले सकते हैं। तो ये इसके लिए यूज किया, अक्रॉस बेंचेस लीडिंग टू फोरम, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, शॉपिंग बाय लिटिगेंट्स खरीद सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, रिस्क ऑफ डाइल्यूटिंग द अथॉरिटी एंड कोहेरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ डाइल्यूटिंग होता है किसी चीज को पतला करना, जैसे आपने साइंस में टर्म सुना हो, उसमें पानी डाल देते हैं, डाइल्यूट हो जाता है, कंसंट्रेटेड गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ डाइल्यूटिंग इन द अथॉरिटी को डाइल्यूट कर देंगे, मतलब हल्का कर देंगे, उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। एंड कोहेरेंस होता है एक कंकरेंस या सामंजस्य, एक दोनों चीजों का एक साथ मिलकर चलना ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को डाइल्यूट कर देगा, बहुत सारे बेंच बन जाएंगे। तो और कोहेरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सब अलग अलग डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में फैसले नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ द क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो एस्टेब्लिश करना, बनाना, कॉस्ट को, कीमतों को, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, क्योंकि अलग अलग जगह पे कोर्ट बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनेगी, वहाँ पे जो जजेस को पोस्टिंग मिलेगी वो उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फैसिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको लगभग 15 मेंबर का स्टाफ चाहिए, उसके लिए टिपिकल रहता है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा अपनी इकोनॉमी पे। नेक्स्ट है वर्चुअल हियरिंग कैन सर्व एज एन अल्टरनेटिव विदाउट डाउनसाइड्स। तो ये कह सकते हैं वर्चुअल जो होती हैं, जो मतलब थ्रू ऑनलाइन होती हैं हियरिंग्स जो होती हैं, सुनवाई होती है, कैन सर्व सेवा मतलब सोल्व कर सकते हैं चीज़ों को एज एन अल्टरनेटिव, एक आपके पास ऑप्शन रहेगा विदाउट डाउन साइड्स, उसके कोई डाउन साइड्स नहीं है, मतलब उसके कोई हार्मफुल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट नहीं है अपनी इकोनॉमी पे, और नहीं कोई इसका इम्पैक्ट है। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या बता सकते हैं, इसके वे फॉरवर्ड क्या लिखते हैं आंसर में, यूज टेक्नोलॉजी को यूज करो, मोर वर्चुअल हियरिंग यूज करो। जैसे एक तो होता है, देखो वर्चुअली को देखो दो तरह से यूज कर सकते हैं, ये इंग्लिश पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। वर्चुअली को एक अल्टरनेटिव किसके यूज कर सकते हैं, एक्चुअली के। कई बार आप कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं वर्चुअली, मतलब दरअसल बोलते हैं ना हिंदी में, दरअसल
दरअसल बात ये है, तो ऐसे ही सॉरी, तो यहाँ पे दरअसल जो यूज़ कर सकते हैं, कई बार कन्वर्सेशन में बोलते हैं दरअसल, तो वर्चुअली बोलते हैं उसको दरअसल को, तो एक्चुअली वास्तव में ही बोलते हैं कई बार। तो सेम ऐसे ही ये यहाँ पे वर्चुअल जो है ऑनलाइन जो हियरिंग होती है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुई थी, यूज टेक्नोलॉजी मोर वर्चुअल हियरिंग एंड कोर्ट डिजिटाइजेशन होना चाहिए। और अभी आपको पता है बहुत सारी जो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था कि इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी, जैसे अनुवाद करने के लिए भी, और डिजिटल एआई का यूज़ किया जा रहा है, ताकि कोर्ट्स में ही उनको लोकल लैंग्वेज में, अभी केरला सबसे पहला फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने लोकल ऐसे इंटरप्रिटेशन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, और वहाँ पे फैसला केरला लैंग्वेज में है। नहीं तो आपको पता होना चाहिए जो आपके सेशन कोर्ट्स होते हैं वही रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, सेशनल कोर्ट ही रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में हो रही है, बाद में इंटरप्रेट करके एआई यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके उनको दूसरे में लैंग्वेज में यूज़ किया जा रहा है। नहीं तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश फॉलो होती है। यहाँ पे बात की कोर्ट को डिजिटाइजेशन करें, डाटा को सब अपलोड करें, पेंडिंग आजकल थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट हुआ, आप अपना केस पेंडिंग देख सकते हैं बहुत सारे कोर्ट्स की साइट्स पे जाके, जैसे चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट्स की साइट्स पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका केस पेंडिंग है या हियरिंग चल रही है या कितने नंबर पीछे होगा, कौन से कोर्ट में होगा, ऐसा देख सकते हैं आप। यूज टेक्नोलॉजी मोर वर्चुअल हियरिंग एंड कोर्ट डिजिटाइजेशन ऑफ इंप्रूव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक कोर्ट मतलब अलग अलग ज़्यादा दूर तक फैसले हो सकते हैं और लंबे टाइम तक हो सकते हैं, एक कोर्ट में जो जज है फैसले ले सकता है। इंक्रीज करेगा जजेस को, स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा हाई कोर्ट, मतलब जितने भी जजेस स्ट्रेंथ हैं मतलब हाई कोर्ट में, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, उनमें संख्या बढ़ा सकते हैं, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन नहीं आएगा, हाई कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और उनके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जो 72,000 प्लस केस हैं वो कम हो जाएंगे। क्या है, रिफॉर्म हाई कोर्ट फंक्शनिंग को, उसके फंक्शन के काम करने के तरीकों को इंप्रूव कर सकते हैं। इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन जजमेंट में यूनिफॉर्मिटी हो, एक जैसे हो, अलग अलग डिफरेंट के जजमेंट ना हो। नेक्स्ट है कि स्प्लिट सुप्रीम कोर्ट इनटू द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल में अपीलेट कोर्ट एंड कोर्ट्स ऑफ कैसेशन हियरिंग रेगुलर अपील्स। तो ये संजय का, जो संजय है वकील, उनका ये लॉयर का बताया गया है। तो लॉयर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट कोर्ट में या कोर्ट ऑफ कैसेशन हियरिंग रेगुलर अपील्स में सुनने के लिए होना चाहिए। जो रेगुलर अपील होते हैं डिस्प्यूट वगैरह की, वो सुन सकते हैं, और अपीलेट जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, अर्थ निकालने वाला सिस्टम, वो कर सकते हैं, अलग अलग बेंच में बढ़ सकता है। आगे क्या है, स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी हो सकती है ऑफ केसेस फाइल्ड इन दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल हुए हैं केस, उनको स्क्रूटनी चटनी हो सकती है, स्क्रीनिंग हो सकता है, लिमिट कर सकते हैं उसको। फ्रीवलेस, जो बेकार के पिटिशन डालिए, फ्रीवलेस होता है कि बेफालतू के कोई काम आता है, कह सकते हैं ना, ही इज ए फ्रीवलेस गाय, ये बेफालतू की बातें करता है, ऐसे से तो लिमिटेड पिटिशन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिटिगेंट्स टू सीक लीव सर्टिफिकेट ले सकते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट्स बिफोर फाइलिंग अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता है कि हाई कोर्ट से डायरेक्ट नहीं जाता केस कोई भी, उसको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो वही सर्टिफिकेट्स को मांग सकते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट बिफोर फाइलिंग अपील्स इन द सुप्रीम कोर्ट। फाइल करने से पहले उनको सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी, तभी वो जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें, और इनसे क्या है, आपका एक अच्छा बहुत ही आंसर बन जाएगा, जिसको अच्छे वैल्यूएबल मार्क्स मिलेंगे और आपको एलिवरेज देगा एग्जाम में। इंग्लिश के लिए भी शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।